जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले, किस राज्य से देख रहे हैं, ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग को मंजूरी दी है कई नए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पर, जिससे खेती योग्य जमीनों में पानी की आपूर्ति बेहतर होगी और किसानों की उपज बढ़ने की संभावना है। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए लाखों हेक्टेयर क्षेत्र में नहरों का विस्तार होगा और ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसे आधुनिक सिंचाई साधनों को स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ फसल उत्पादन में इजाफा होगा, बल्कि जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। अधिकारी उम्मीद जता रहे हैं कि यह कदम अगले कुछ सालों में कृषि लाभ में एक बड़ा बदलाव लाएगा। तो एक और अपडेट देखिए। अलीगढ़ में मतदाता सूची अपडेट की प्रक्रिया में बड़ी सरलीकरण की गई है। SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए जरूरी दस्तावेजों की सूची अब आसान हो गई है और लोग कम पेपर वर्क के साथ अपना नाम व डिटेल्स अपडेट कर सकेंगे। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया है कि इससे मतदाता शामिल करने की प्रक्रिया तेज होगी और अधिक लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने का सशक्त मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती के लिए 41,424 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं और यह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हो रही है, जिससे युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल होने का बड़ा अवसर मिला है। भर्ती में इच्छुक उम्मीदवारों को योग्यता और अन्य मापदंडों के आधार पर चयन किया जाएगा और ये भर्ती सुरक्षा सेवा क्षेत्र में नई ऊर्जा जोड़ने की दिशा में एक कदम है। और वहीं अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत दी गई है। शिक्षा निदेशालय से निर्देश आया है कि बिना स्पष्टीकरण दिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए और सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को यह आदेश जारी किया गया है। यह फैसला जवाबदेही और शिक्षक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के मकसद से लिया गया है। इसके कारण कई शिक्षक मानसिक रूप से बेहतर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें निष्पक्ष जाँच की गारंटी मिली है। तो अगली खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नहर प्रणाली सुधारने के लिए 25 करोड़ रुपए से भी अधिक की मंजूरी दी है, जिसके तहत कुल पैसे से पिरोए हुए परियोजनाओं में 95 नए प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। ये कदम लगभग 9 लाख किसानों की सिंचाई जरूरतों को बेहतर बनाने के लिए है। ये परियोजनाएं पुराने और क्षतिग्रस्त नहरों को पुनरुद्धार करने, लीक में कमी लाने और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने पर केंद्रित होंगी, जिससे किसानों को अधिक रिजल्ट और कम पानी की बर्बादी मिलेगी। चलो एक और अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ये घोषणा की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से रोहिणी आचार्य का अपमान करने वाले कथित आरोपी रमीज खान का अपराधी रिकॉर्ड फिर से खोला गया है और उन्हें रोहिणी मामले में फाइनल एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ये कदम योगी सरकार की कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं होगा की नीति को स्पष्ट करता है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। वाराणसी में मौसम ने ठंड की आहट जारी रखी है। आज सुबह कोहरे की संभावना है और तापमान गिरने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। दिन के कुछ हिस्सों में धुंध और नमी बढ़ सकती है, जिससे विजिबिलिटी और ट्रैफिक दोनों प्रभावित हो सकते हैं। यह मौसम उन लोगों के लिए खास है जो सुबह सवेरे बाहर निकलते हैं। उन्हें खासा सावधान रहना पड़ेगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि नमी और कोहरे के चलते पारा रात दिन में काफी कम रहेगा और ठंड का असर बना रह सकता है। इसलिए बाहर निकलने से पहले गर्म कपड़े पहनना और जरूरी हो तो मास्क या स्कार्फ का उपयोग करना बेहतर रहेगा। तो एक और अपडेट देखिए। सोने की कीमत आज फिर थोड़ा नरम हुई है। 24 के गोल्ड का भाव करीब 12,486 रुपए प्रति ग्राम दर्ज किया गया है, जबकि चांदी की कीमत में भी गिरावट का मूड है। ये गिरावट US फेड की दरों को कम करने की उम्मीद में कमी आने की वजह से सामने आ रही है। इन उतार चढ़ावों का असर इन्वेस्टर और ज्वेलर्स दोनों पर दिख रहा है, खासकर शादी मौसम के खरीदारों पर। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में जमीन की पंजीकरण जाँच अब पहले के 4 साल के बजाय 3 महीने में पूरी की जाएगी। ये बड़ा सुधार भूमि रिकॉर्ड को पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में है। इससे किसानों और भूमि मालिकों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़ेगा और विवादों को भी जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी। और वहीं अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाकों में सेक्शन 163 लागू किया जाएगा। 24 नवंबर से 55 दिन तक कुछ प्रतिबंध लागू रहेंगे। ये कदम सुरक्षा प्रबंधन और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है और नागरिकों को अपने यात्रा योजनाओं में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो एक और अपडेट देखिए। योगी सरकार ने मदरसों के सभी मुस्लिम स्टूडेंट्स और मौलानों की जानकारी अब ATS को देने का नया रूल बनाया है। शिक्षा और सुरक्षा दोनों में पारदर्शिता बढ़ाने के मकसद से ये कदम उठाया गया है। यह फैसला आलोचनाओं के बीच आया है, लेकिन सरकार इसे आतंक रिस्क कम करने की दिशा में जरूरी मान रही है। और यही एक और खबर देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र में BMC इलेक्शन को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच बड़ा फूट अभी भी जारी है। इन्होंने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के अंदर मतभेदों को फिर से जोर शोर से बाहर लाया है। ये स्थिति आगामी चुनावों के लिए राजनीति में नई गहराइयां पैदा कर सकती है और गठबंधनों की ताकत को पुनः परिभाषित कर सकती है। चलिए दोस्तों, यहाँ एक और अपडेट देखिए। आज AFCAT 2026 की भर्ती का फॉर्म शुरू हो गया है, जहाँ ग्रेजुएट और इंजीनियर युवा एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का मौका पा रहे हैं। इस बार सैलरी 2,24,000 रुपए तक पहुंच सकती है, जो युवाओं को डिफेंस करियर की ओर और ज्यादा आकर्षित कर रही है। लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेडिकल, इन 3 चरणों के बाद ही अंतिम चयन होता है, इसलिए तैयारी को लेकर कोई ढिलाई नहीं चलेगी। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि सर्वलोड बढ़ने की आशंका रहती है। फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर सही फॉर्मेट में रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। ये भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो इंग्लिश कम्युनिकेशन और फिजिकल फिटनेस दोनों में मजबूत हैं और एयरफोर्स में फ्यूचर देखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। बरेली से
चलने वाली कई ट्रेनों को अगले कुछ दिनों के लिए कैंसिल किया गया है और कुछ के रूट बदल दिए गए हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। रेलवे ने बताया है कि अलग अलग सेक्शनों में ट्रैक रिपेयर और ओवरहॉलिंग का काम चल रहा है, इसी वजह से टाइम टेबल बदला गया है। जिन यात्रियों की बुकिंग पहले से है उन्हें यात्रा से पहले एक बार नया शेड्यूल जरूर चेक करना चाहिए ताकि स्टेशन पर दिक्कत न हो। रेलवे ने ये भी कहा है कि वैकल्पिक रूट वाले यात्रियों को थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए उन्हें अतिरिक्त समय लेकर निकलना चाहिए। अनाउंसमेंट सिस्टम और ऐप दोनों पर अपडेट जारी किए जा रहे हैं ताकि यात्रा योजना बाधित न हो। ये बदलाव अस्थायी हैं और काम पूरा होते ही सभी ट्रेनें अपने पुराने रूट और टाइम पर वापस चलने लगेंगी। दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट इंजीनियर के 40 पदों पर भर्ती खोली है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले युवाओं के लिए शानदार मौका है। इस पद पर उम्मीदवारों को प्रोजेक्ट लोकेशन के हिसाब से पोस्टिंग मिलेगी, जहां इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और डिफेंस इक्विपमेंट पर काम करना होगा। सैलरी और ग्रोथ दोनों प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ती है, इसलिए टेक्निकल स्किल को लेकर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और इंटरव्यू के अलावा कोई लिखित परीक्षा नहीं रखी गई है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को तेजी से मौका मिल सकता है। कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने होंगे, इसलिए सभी दस्तावेज समय से तैयार करना जरूरी है। ये भर्ती उन युवाओं के लिए खास मानी जा रही है जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं और लंबे समय तक तकनीकी क्षेत्र में स्थिरता खोज रहे हैं। चलिए दोस्तों, एक और अपडेट देखिए। CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए नया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जारी कर दिया है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अंक साफ साफ बताए गए हैं। नए नियम के बाद स्टूडेंट्स को ये समझने में आसानी होगी कि किस विषय में कौन सा सेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण है और तैयारी किस दिशा में करनी है। स्कूलों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को नए पैटर्न के हिसाब से असाइनमेंट और प्रैक्टिकल तैयार करवाएं। मार्किंग सिस्टम सरल और स्पष्ट रखा गया है ताकि परीक्षा में भ्रम की गुंजाइश बिल्कुल न रहे। स्टूडेंट्स को ये सलाह भी दी गई है कि वे सिलेबस के साथ साथ सैंपल पेपर को भी नियमित तरीके से हल करें ताकि पैटर्न समझ में आए। नया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड परीक्षा को और अधिक पारदर्शी और स्कोरिंग बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट देखिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेते ने सख्त प्रतिक्रिया दी जब एक कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कुछ भी प्रशंसा योग्य नहीं था। सुप्रिया ने इसे पार्टी लाइन से हटकर बयान बताया और साफ कहा कि ऐसे वक्तव्य विपक्ष की गंभीरता और तैयारी दोनों पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की आधिकारिक राय ही अंतिम मानी जाती है और व्यक्तिगत बयानबाजी से राजनीतिक संदेश कमजोर पड़ता है। यह विवाद उस समय और बढ़ गया जब सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया तेजी से वायरल होने लगी। कई नेताओं ने पार्टी अनुशासन और एकजुटता को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि चुनाव के समय ऐसी बातें नुकसान करती हैं। सुप्रिया का कहना है कि विपक्ष को मुद्दों पर केंद्रित, संयमित और जिम्मेदार रुख के साथ जनता के सामने आना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। SSC CHSL परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां एक उम्मीदवार के कान में ब्लूटूथ डिवाइस छिपा मिला, जिसे सेंटर के एक कर्मचारी ने लगाने में मदद की थी। जांच टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ लिया और पूरे परीक्षा केंद्र की सुरक्षा प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी। आयोग ने साफ साफ कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीटिंग करने वालों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू रहेगी। ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी उम्मीदवार ने बाहर से जवाब लेने की कोशिश की थी, जिसे समय रहते पकड़ लिया गया। इस मामले के बाद SSC ने सभी परीक्षा केंद्रों को और ज्यादा सख्त चेकिंग करने का निर्देश दिया है। आगे की परीक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की डिटेक्शन के लिए अतिरिक्त मशीनें लगाने का फैसला भी लिया गया है। और दोस्तों, आज की आखिरी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, जहां कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति और प्रशासन में इंदिरा गांधी का योगदान बेहद प्रभावशाली रहा है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आजादी के बाद भारत की दिशा तय करने में उनके अनेक निर्णय ऐतिहासिक रहे। कार्यक्रम के दौरान कई नेताओं ने इंदिरा गांधी की राजनीतिक यात्रा और उनके मजबूत नेतृत्व को याद किया। दिल्ली में आयोजित इस समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए और श्रद्धांजलि अर्पित की। ये कार्यक्रम देश के राजनीतिक इतिहास में इंदिरा गांधी की भूमिका की याद दिलाता है और उन्हें एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में स्थापित करता है।